हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो इसमें से जो संविधान थी उसी के द्वारा क्या किया गया था? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है 6 वर्षों के लिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की अवधि है वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो संघ तथा राज्य सरकार है उनके लिए क्या करता है? मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन है जिसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो इसमें से जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इन्हीं की नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है? तो इनमें से जो भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है वो है संसद की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वह अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है वह है लोक लेखा समिति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? तो जो इसमें से कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हीं को क्या है, सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसमें से वह अधिकारी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यही क्या है, भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं के बीच में एक समान जो लक्षण है वह है कि ये सारी की सारी क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनमें से जो स्थानीय निकाय है इनकी व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो सरकारी कंपनियां होती है उनकी क्या करती है, व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो इनमें से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्य नहीं है वो है रक्षा लेखकों का संकलन करना। इसके अलावा आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देन की लेखा परीक्षा करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, देश का प्रथम विधि या प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि या प्रमुख विधि अधिकारी है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 76 है इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? इनमें से जो भारत का महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इनमें से जो भारत के अटॉर्नी जनरल है उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है लेकिन उसने वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो इनमें से जो भारत का महान्यायवादी होता है इसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो इसमें से जिसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है वह है भारत का महान्यायवादी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को भारत का कोई भी विधि न्यायालय पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो संसद में अपनी राय देने के लिए जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो होते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर जो राज्य सरकार को परामर्श देता है वो है एडवोकेट जनरल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह होता है एडवोकेट जनरल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार के जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं वो हैं भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।